अस्सलाम वालेकुम। आती नहीं केमिस्ट्री तो कुछ गम नहीं, आती नहीं केमिस्ट्री तो कुछ गम नहीं, आखिर हमें भी बनाना कोई एटम बम नहीं। आती नहीं केमिस्ट्री तो कुछ गम नहीं, आखिर हमें भी बनाना कोई एटम बम नहीं। इंसानियत की तबाही नहीं चाहिए हमें, वल्ला ये केमिस्ट्री ना पढ़ाइए हमें। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके ख्यालात कुछ इस तरह से हैं कि ये केमिस्ट्री ना पढ़ाइए, तो आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक केमिस्ट्री से ही है। और इस केमिस्ट्री को हम कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। सो ये जो चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपको नॉर्मल आपके पेपर में हेल्प करेगा, चाहे आप एफएससी इंटरमीडिएट के पेपर दे रहे हैं, चाहे आप मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं, चाहे आप का ताल्लुक किसी इंट्रेंस एग्जाम से है, आप एनएमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप बायो से रिलेटेड जब भी ये पॉइंट डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, तो चूंकि ये हर सिलेबस में शामिल होता है तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको केमिस्ट्री ऐसे पढ़ाऊं कि आपको केमोफीलिया हो जाए, लव विद केमिस्ट्री, ठीक है, केमोफीलिया, तो आपको केमोफीलिया हो जाए और आप आज के बाद ये ना कहें कि हमें केमिस्ट्री ना पढ़ाएं, बल्कि आप कहें हमें केमिस्ट्री ही पढ़ाई जाए। तो आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। और ये एफएससी पार्ट 1 में ये जो अगर आपका ताल्लुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से है तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 शामिल है। इसके अलावा डिफरेंट बोर्ड में ये डिफरेंट चैप्टर कंसिडर किया जाता है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की हेडिंग से ये आपके सिलेबस में शामिल होता है। कोई भी एंट्री टेस्ट का सिलेबस आज तक नहीं आया जिसमें ये टॉपिक शामिल ना हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में बैठे हैं, बायो से रिलेटेड, बॉटनी से रिलेटेड, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, क्या आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता है? कौन सा ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल कौन सा है? कौन से ऐसे बायोमॉलिक्यूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? और कौन से ऐसे बायोमॉलिक्यूल हैं जिनके लिए वर्ड हम हेट्रोजीनियस यूज कर रहे होते हैं? सो आज की इस वीडियो का हम आगाज करते हैं। सो हमारे पास टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में जो फर्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। याद रखना कि अगर हम इसको एक मानी होते हैं लिटरल मीनिंग जिनको कहते हैं। बायो का मतलब होता है क्या? लाइफ। लिटरल मीनिंग क्या है इसका? लाइफ। और केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ मैटर। सो हम लिटरल मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री क्या डिस्कस करेंगे? जब भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा ना तो लिटरल मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री क्या होंगे, जो बायोकेमिस्ट्री क्या होंगे, वो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ ही होगा। बट ये साइंटिफिक इसकी डेफिनेशन नहीं है। केमिस्ट्री में हम ज्यादातर स्टडी करते हैं मैटर से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर, ऑल दोज लॉज दैट गो ऑन दिस चेंजेस। तो हम ज्यादातर मैटर को स्टडी करते हैं। अगर और हम शॉर्टकट अगर हम केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो हम केमिकल कंपोनेंट मीन एटम्स, मॉलिक्यूल, और केमिकल रिएक्शन मीन उनमें रिएक्शन कैसे होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो इसलिए अगर हम केमिकल कंपोनेंट और केमिकल रिएक्शन इन लिविंग, साइंटिफिक मीनिंग बायो के क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये पॉइंट याद रखना। सो अगर हम केमिकल कंपोनेंट और केमिकल प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करेंगे तो वो बायोकेमिस्ट्री बनेगी। जस्ट अगर हम स्टडी कर रहे हैं ना केमिकल कंपोनेंट एंड केमिकल प्रोसेसेस तो वो केमिस्ट्री है। लेकिन अगर हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करेंगे तो चूंकि पहला वर्ड क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। सो स्टडी ऑफ, ये भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स जिनको बायोमॉलिक्यूल कहेंगे, और केमिकल प्रोसेसेस जिनको बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म कहेंगे। किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इसके लिए वर्ड क्या यूज हुआ है? बायो। सो केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। लिटरल मीनिंग क्या है इसके?
केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो अगर एमसीक्यूज अगर आपसे पूछा जाए कि लिटरल मीनिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, तो फिर आप लिखेंगे स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। सो सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है बायोकेमिस्ट्री की, हम क्यों पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, क्या जरूरत थी। इसलिए वो कहता है कि बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल, वो बहुत जरूरी है। किस मकसद के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी। एनाटॉमी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर को, किसी भी चीज की आप इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं तो उसको एनाटॉमी कहेंगे। एंड फिजियोलॉजी मीन फंक्शनिंग। तो बेसिक नॉलेज बायोकेमिस्ट्री का जरूरी है, चाहे आप एनाटॉमी किसी चीज की पढ़ रहे हो या उसके फंक्शन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो। क्यों? बिकॉज अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं किसी चीज की इंटरनल स्ट्रक्चर, तो जब आप किसी भी चीज की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लीवर एक ऑर्गन है, इसमें बहुत से टिश्यू हैं और टिश्यू सेल से मिलकर बने हुए, और सेल्स किससे मिलकर बने हुए, ऑर्गेनेलिस से, ऑर्गेनेलिस किससे मिलकर बने हुए, मॉलिक्यूल से। तो बात आ गई ना मॉलिक्यूल की। इसलिए हम कहते हैं कि बिकॉज ऑल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस किया है। तो हर एक लिविंग थिंग के अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, चाहे वो वायरस की सूरत में मॉलिक्यूलर लेवल पर है या बाकी ऑर्गेनिज्म में वो कम्युनिटी लेवल, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर तक जा रही है। इसलिए अगर आप किसी भी चीज की एनाटॉमी पढ़ना चाहते हैं ना, तो उसकी एनाटॉमी जब आप स्टडी, इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें कोई ना कोई बायोमॉलिक्यूल होगा। हम डिस्कस कर रहे होंगे कि क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट हैं, उसमें लिपिड कितने हैं, उसमें पानी कितना है। ब्रेन सेल को डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेन में पानी कितना है। तो अल्टीमेटली हम उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पर ही जाकर स्टडी करेंगे। तो एनाटॉमी में भी हमें क्या जरूरत पड़ेगी, केमिस्ट्री की। एंड दूसरा जो बेसिक प्रोसेस दैट डिफाइन लाइफ, जिंदगी को डिफाइन करने वाले बेसिक प्रोसेस कौन कौन से जो जिंदगी के डेफिनेशन में आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रेस्पायर, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को यूज करना, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन, जिससे वापस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो क्या है, एक जनरल रेस्पायरेशन प्रोसेस है। तो अगर आप किसी चीज की फिजियोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो फिर भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी, केमिस्ट्री की। क्यों? क्योंकि अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं फंक्शनिंग, तो हम देखते हैं कि उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। तो जब हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे फोटोसिंथेसिस इज द रिडॉक्स प्रोसेस। तो रिडॉक्स टर्म कहां से आई है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये टर्म किससे है, केमिस्ट्री से है। तो आपको केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, जान छुड़ा नहीं सकते आप। रेस्पिरेशन को हम कहेंगे इट इज एसेंशियली ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये टर्म यूज होगी आगे। तो इसलिए बेसिक नॉलेज, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आता है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बुनियादी इल्म जरूरी है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, वैलेंसी क्या है, टेट्रावैलेंट क्या है। तो बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड एनाटॉमी, because all living structure have biological organization, molecular level exist करेगा, atomic subatomic level exist करेगा। And if you are studying about physiology, then you must study about physiology of photosynthesis and physiology of respiration, because these are the two steps that define life. The basic process that define life, we are going to define them in biochemical term कि photosynthesis is the redox reaction, respiration is the oxidation reaction. So that's why the basic knowledge of biochemistry is essential. Now we are moving toward what are the branches and what are the details of biochemistry. Particularly we will discuss here about details of biochemistry कि what are our main topic of concern in biochemistry. तो जो हमारे मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न है बायोकेमिस्ट्री में, हम क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल कंपोनेंट को स्टडी करेंगे। केमिकल कंपोनेंट मीन बायोमॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, एंड केमिकल प्रोसेसेस मीन बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। तो आवर मेन फोकस इन बायोकेमिस्ट्री इज टू स्टडी केमिकल कंपोनेंट एंड केमिकल प्रोसेसेस, बट बायो मीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। So our main focus in this chapter will be on chemical component,
chemical processes will be studied later in these syllabi. So we are moving toward chemical component. So थोड़ा सा आइडिया यहां पर, a brief idea about chemical component will be given here. यहां पर एक थोड़ा सा आइडिया हम केमिकल कंपोनेंट की बात करेंगे. तो all living things are made up of certain chemical compound called biomolecule. Molecule present in living organism. Biomolecules, all living things are composed of biomolecule, because all living things are matter, and matter have basic unit called atom or molecule, and molecule present in living organism are called biomolecule, and these biomolecule are actually chemical component of a living organism. They are generally classified as organic or inorganic. We have discussed this in our earlier lectures. हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में. तो बेसिक हम मॉलिक्यूलर लेवल की आप वीडियो देख लें. तो मॉलिक्यूल को हम जनरली क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. इन जनरल दीज मॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स, either they are organic, either they are inorganic. If they contain carbon and hydrogen together, these are organic, and if they do not contain carbon and hydrogen together, these are inorganic. Most important organic compound in living organisms are, कौन से हैं? What are the list of some important organic compound in living organism? Number 1, carbohydrate. Number 2, protein. Number 3, lipid. Number 4, nucleic acid. So जितने भी बायोमॉलिक्यूल होंगे, अगर वो इसके अलावा ऑर्गेनिक हैं तो उनका तल्लक इन्हीं 4 कैटेगरी से होगा. So all biomolecule that are organic come under the category of carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. The 4 category of organic biomolecule are there. इसलिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा which one is the organic biomolecule, उसका तल्लक इन्हीं क्लासिफिकेशन से होगा. जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, तो इन्हीं में से आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि यही 4 हैं जो आपके सिलेबस में शामिल हैं और बाकी तमाम ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल इन्हीं से मिलकर बनेंगे, चाहे वो कॉन्जुगेटेड बायोमॉलिक्यूल हैं या इसके अलावा कोई एंजाइम्स हैं, हार्मोन हैं. अमंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है. तो कौन से होंगे? उसमें HCl आपकी बॉडी में मौजूद होता है, वो एसिड है. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है. NaCl वो सॉल्ट है. मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, हमारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर NaCl मौजूद है, लेकिन ब्लड प्लाज्मा के अंदर NaCl आफ्टर वाटर है, बट नॉट मोस्ट अबंडेंट. So water is no doubt the most abundant biomolecule, most abundant inorganic biomolecule, most important inorganic biomolecule. तो सबसे abundant भी यही है, important भी यही है, लेकिन क्या है? inorganic है. तो most abundant biomolecule भी क्या होगा? वाटर. हमारी बॉडी में भी यही है, हमारे सेल में भी यही है. क्लियर? तो सो वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल. और है क्या? इनऑर्गेनिक. कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. अब ये एक चार्ट एक दिया हुआ है कि सेल के अंदर एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर कितनी है, और डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल, ये केमिकल कंपोनेंट या बायोमॉलिक्यूल जितने भी यहां पर गिवन है केमिकल कंपोनेंट, ये किस सेल में कितने हैं? मैमेलियन सेल मीन यूकैरियोटिक सेल और बैक्टीरियल सेल मीन प्रोकैरियोटिक सेल. तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत से एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं. से फॉर एग्जांपल अल्फा वाटर, बीटा प्रोटीन, चार्ली कार्बोहाइड्रेट, डेल्टा लिपिड, यही 4 ऑप्शन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, एंट्री टेस्ट में पूछे जाएंगे. यहां से आपने इस टेबल को याद रखना है. ये एवरेज अमाउंट है इन जनरल सेल की, चाहे प्रोकैरियोटिक है चाहे यूकैरियोटिक है. स्पेसिफिक एग्जांपल वेरी कर सकती हैं, जैसे ब्रेन सेल के अंदर 85% पानी है, बट ह्यूमन कोई भी जो इन जनरल मैमेलियन सेल है तो एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर कितनी है? 70%. सो वाटर इज नो डाउट. आप देखिए अमाउंट, ये परसेंटेज दी हुई है उनकी, परसेंटेज बाय वेट. पानी कितना है?
चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है 70% है, प्रोकैरियोटिक सेल है 70% है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कौन सा होगा? वाटर। बेटा मॉलिक्यूल और कंपाउंड कोई फर्क नहीं है इतना, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड या मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा? वाटर। और सेल के अंदर भी क्या होगा? वाटर। लेकिन वाटर के बाद कौन सा मोस्ट अबंडेंट है? प्रोटीन। कितने परसेंट है? 18%। किस में? मैमेलियन यूकैरियोटिक सेल में, और 15% बैक्टीरियल सेल में। अब बात करते हैं कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल या मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? वो प्रोटीन होगा। मैं इसको चेंज कर देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान करना, गौर से सुनना। बेटा मैं आपसे यही ऑप्शन 4 है आपके पास, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। ये वैल्यू आपको नहीं दी जाएंगी, ये वैल्यू आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये है आपका नॉलेज, इसको आपने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल। क्या उसने पूछा है? स्टेटमेंट पर गौर किया करें, स्टेटमेंट हमेशा आपके आंसर को बदल देती है। तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, कुछ बच्चों ने रट्टा लगाया होता है, मेमोराइज किया होता है। वी हैव डिस्कस इन आवर बुक मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल इज वाटर, लेकिन वो चीज भूल जाते हैं कि मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल की बात किया, ऑर्गेनिक की बात नहीं की है। वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक, सो ऑप्शन में से वाटर तो खुद बहुत एक्सक्लूड हो गया, तो वाटर तो हो ही नहीं सकता। अब हम फैसला करेंगे इन 3 में से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। मेरा नॉलेज ये कहता है कि जो वैल्यू मैंने याद की थी उसमें सबसे ज्यादा 18% क्या था? प्रोटीन। तो सो प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज सेल। बट ये बात क्या हो रही है? जनरल हो रही है, एवरेज वैल्यू है ये। एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ सेल में प्रोटीन होती ही नहीं है, ठीक है। प्रोटीन्स ऑलमोस्ट उसमें हर सेल में मौजूद होती है, लेकिन जब वो क्या हो जाएगा, मतलब प्रोटीन उसमें से आप निकाल लेते हैं, आप उसमें से प्रोटीन सारी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट ये जनरल प्रोटीन्स कुछ सेल में बहुत कम होती हैं, कुछ सेल्स में ज्यादा होती हैं, तो ये थोड़ा सा क्या करता है, वेरी कर सकती हैं। जैसे वाटर की मैंने आपको मिसाल दिया है, वाटर में आप देख सकते हैं कि जो सबसे एवरेज वैल्यू कितनी है? 70%, लेकिन ब्रेन सेल में 85% भी है, बोन सेल में 20% ही है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो ये वैल्यू एमसीक्यू में आ सकती है। यहां से आप देख सकते हैं कौन से बायोमॉलिक्यूल हैं इक्वल इन अमाउंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। वो इक्वल इन अमाउंट कौन कौन से हैं? एक इक्वल इन अमाउंट हमारे पास है वाटर, दूसरा इक्वल इन अमाउंट है हमारे पास अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें एंजाइम्स, हार्मोन आ जाती हैं, और फिर इनऑर्गेनिक आयंस अदर देन वाटर जो हैं वो 1% और 1% है। सो विच बायोमॉलिक्यूल आर इन इक्वल अमाउंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल? वाटर, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस। विच बायोमॉलिक्यूल आर मोर इन प्रोकैरियोटिक सेल? तो प्रोकैरियोटिक सेल में ज्यादा क्या है? डीएनए और आरएनए। देखें डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल में कितना है? 1%, और यूकैरियोटिक में कितना है? 0.25। आरएनए प्रोकैरियोटिक में कितना है? 6, और यूकैरियोटिक में कितना है? 1.1%। इट्स मीन डीएनए इज मोर इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड लेस इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये वैल्यू आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ। सो केमिकल रिएक्शंस जब भी दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करें जिनका तल्लुक डिफरेंट एलिमेंट से हो और एक नई चीज बने, तो उसको हम कहते हैं रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन। तो जब भी केमिकल रिएक्शन किसके अंदर हो? लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो सिंपल नहीं रहेगा, वो बायो बन जाएगा। लिविंग मीन बायो, तो उसको क्या कहेंगे? बायोकेमिकल रिएक्शंस। और हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको सम को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। So all those chemical reactions that take place inside living organism are called metabolism. So metabolism पर हम आगे इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। और मेटाबॉलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहां से बच्चे बहुत ज्यादा गलती भी करते हैं।
सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल एक्शन आर कोलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं, चाहे उसमें चीजें बन रही हैं चाहे चीजें टूट रही हैं, उनको कोलेक्टिवली क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म ही कहेंगे। चाहे बन रही हैं चाहे टूट रही हैं। अब इनको फिर टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें चीजें क्या होती हैं? वो टूटती हैं। केमिकल रिएक्शन ऐसे जिसमें क्या होता है? ब्रेकडाउन होती है, कंप्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं, जैसे रेस्पिरेशन में हो रहा है, डाइजेशन में हो रहा है, उसको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। और जिसमें चीजें बनेंगी उनको कहेंगे एनाबॉलिज्म। तो इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन। अब अगर क्वेश्चन में याद रखना, आपसे पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। अगर ऑप्शन में कैटाबॉलिज्म भी है, मेटाबॉलिज्म भी है, आपने कैटाबॉलिज्म स्पेसिफिक आंसर करना है। लेकिन अगर कैटाबॉलिज्म ऑप्शन में नहीं है तो एनाबॉलिज्म नहीं करना, आपने क्या करना है? मेटाबॉलिज्म। सो कैटाबॉलिज्म की गैर मौजूदगी में मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म की गैर मौजूदगी में मेटाबॉलिज्म। कंपैरिजन बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो कंपैरिजन हम डिस्कस करते हैं कि जो कैटाबॉलिज्म है ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल है, और एनाबॉलिज्म क्या है? सिंथेसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल, यानी लार्जर मॉलिक्यूल से रिलेटेड ही है। तो सो जो लार्जर मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, इनका मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको एक 2 in 1 डेफिनेशन बताऊंगा। बेटा दोनों सूरत में देखें कि लार्जर मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, तो इफ देयर इज ए ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल दिस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, एंड इफ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। जैसे लिपिड सिंथेसिस कौन करता है? लिपिड सिंथेसिस काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एससीआर का। सो अगर हम कहें कि एनाबॉलिज्म ऑफ लिपिड टेक प्लेस इन, कहां होगी? एससीआर में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद नेक्स्ट पैराक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, लाइसोसोम, ये सारे लिपिड को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। तो वहां पर क्या होगी? कैटाबॉलिज्म। ओवरऑल ये सारे ऑर्गेनेलिज किस में इन्वॉल्व हैं? मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, चाहे वो बना रहे हैं चाहे तोड़ रहे हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। कैटाबॉलिज्म में यूजुअली एनर्जी हासिल होती है, और इसमें ज्यादातर हमारा जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस है या रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एग्जांपल है कैटाबॉलिज्म की, और इसमें यूजुअली एनर्जी रिलीज होती है, और एनाबॉलिज्म में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। सो एटीपी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज अ लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स में ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस होता है। सो लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज एनर्जी और एटीपी। इंपॉर्टेंस क्या है इन मेटाबॉलिज्म की? क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? क्यों हम मेटाबॉलिज्म को पढ़ते हैं? सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक सम केमिकल रिएक्शन। लाइफ को हम डिफाइन ही करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट न्यूमेरियस केमिकल रिएक्शन। चैप्टर नंबर 1 में आपने डिस्कस किया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट न्यूमेरियस केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन करना लाइफ की क्या है? इलामत है। अगर रिएक्शन स्टॉप तो जिंदगी स्टॉप। सो द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ही किस पर कर रहा है? लाइफ डिपेंड ही किस पर कर रही है? एबिलिटी टू टेक सम केमिकल, केमिकल को ले सके इन्वायरमेंट से एंड यूज देम टू मेक केमिकल ऑफ इट्स लिविंग मैटर। अपनी जिंदगी के केमिकल आप बना सकें, प्रोटीन बना सकते हैं, हार्मोन बना सकें। फॉर दिस रीजन सेल्स ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन न्यू सब्सटेंस एंड चेंजिंग देम केमिकल इन वेरियस वे। इस वजह से हम खाना खाते हैं, चूंकि खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा, वो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, लिपिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल कन्वर्ट होगा उसमें, और ये बेसिक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होकर ब्लड के जरिए सेल तक पहुंचेगी। सेल इनको यूज करके वापस प्रोटीन बनेगी, नेल बनते हैं, हेयर बनते हैं, न्यू एंजाइम्स बनती हैं, और फिर इसी से हमें उनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेनी पड़ती है। तो लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन सीजलेस, यानी ना खत्म होने वाली केमिकल एक्टिविटी इन इट्स सेल्स। The chemical activity is maintained with a high degree of organization। बड़ी ऑर्गेनाइज ये केमिकल एक्टिविटी होती है। जैसे आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स में, ग्लाइकोलाइसिस कितनी ऑर्गेनाइज है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद ही क्या होगी? पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विद इन ए सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। सो एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन गो हैंड इन इन लिविंग सेल्स। ये साथ साथ चल रहे होते हैं। अब देखें, आप डाइजेशन, जब आप डाइजेशन करते हैं तो एनाबॉलिज्म हो रही होती है,
फिर दोबारा से जब एग्जामिनेशन होती है तो वापस क्या हो रही होती है, डाइजेशन में कैटाबॉलिज्म हो रही है, और वापस जब आप नई चीज बनाते हैं तो वापस एनाबॉलिज्म हो रही होती है। डाइजेशन में हम प्रोटीन गोश्त खाते हैं, प्रोटीन को तोड़ रहे होते हैं, वही जो गोश्त डाइजेस्ट होकर अमाइनो एसिड निकालता है वो अमाइनो एसिड ब्लड में जाएंगे और ब्लड से सेल में जाएंगे और सेल इनको वापस प्रोटीन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो कहीं भी बायोमॉलिक्यूल टूट रहे हैं और कहीं बन रहे हैं, साइड साइड चलते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन एंड द रिजल्टिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल आर रीयूज्ड फ्रॉम न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो ये दोबारा से यूज्ड एंड रीयूज्ड होते रहते हैं। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, आप हार्मोन पढ़ेंगे, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रही है, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को वापस इंसुलिन में कन्वर्ट कर रही है। कहीं पर ग्लूकोज प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, वापस प्रोटीन से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही है कॉर्टिसोल हार्मोन। तो ये जो आपस में कोऑर्डिनेशन है इनका हमेशा चलता रहता है और ये कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होती है। सो यहां तक हमने डिस्कस किया व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से मिली होंगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।